नमस्कार। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि एक विद्वान, एक रणनीतिकार और मतलब स्वराज्य के लिए पूरी तरह समर्पित शासक की है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म हुआ 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर। लेकिन हुआ ये कि जन्म के कुछ ही वक्त बाद उनकी माँ सईबाई, उनका निधन हो गया। हाँ, बहुत कम उम्र में। बिल्कुल। और फिर उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई की देखरेख में हुआ, और ये अहम था। जी बिल्कुल, जीजाबाई का प्रभाव तो मतलब बहुत ही गहरा था। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं, ये सिर्फ एक राजकुमार का, आप कह सकती हैं, सामान्य लालन पालन नहीं था। जीजाबाई ने ये पक्का किया कि उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान मिले। तो ये एक तरह से भविष्य के उस बहुआयामी नेतृत्व की तैयारी थी। एक ऐसा नेता जो तलवार भी जानता हो और कलम भी। सही कहा। और ये तैयारी जल्दी ही दिखी भी। शिवाजी महाराज के रहते हुए ही बहुत कम उम्र में उन्होंने कई मिलिट्री कैंपेन्स में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत साबित भी की। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि बात सिर्फ तलवार तक नहीं रुकी। दस्तावेज बताते हैं कि वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, फारसी कई भाषाएं जानते थे। हाँ, कई भाषाएं। सोचिए जरा, उस दौर में ये कितना असाधारण रहा होगा। बिल्कुल। और फिर संस्कृत में ग्रंथ भी लिखा, बुद्धभूषण। यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है ना। एक योद्धा जो शासक भी है और कवि, विद्वान भी। बुद्धभूषण का जिक्र वाकई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई लिटरेरी पीस नहीं है। अगर हम स्रोतों को देखें तो ये ग्रंथ राजनीति, शासन कैसे चलाना है, राजा के क्या कर्तव्य है, इन सब पर उनके विचार दिखाता है। इसमें युद्ध नीति तो है ही, साथ में नैतिक मूल्य, प्रजा के प्रति राजा की जिम्मेदारियां, इन पर भी जोर है। और ये उस समय के हिसाब से देखें तो काफी आगे की सोच लगती है। ये दिखाता है कि संभाजी महाराज के लिए लीडरशिप का मतलब सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं था, ज्ञान, संस्कृति, अच्छा प्रशासन, इन सब का संगम था। फिर 1680 में जब वो सिर्फ 23 साल के थे, शिवाजी महाराज का देहांत हो गया और वो छत्रपति बने। वो स्वराज जिसकी नींव उनके पिता ने इतनी मेहनत से रखी थी, अब उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। और चुनौतियां, वो तो पहाड़ जैसी थीं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ, और दूसरी तरफ भी कम नहीं थे, सिद्धी, पुर्तगाली, आदिल शाही, मतलब कई दुश्मन थे जो स्वराज्य को खत्म करना चाहते थे। उस स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है सच में। हाँ। चारों तरफ से दुश्मन और सिंहासन पर एक इतना युवा शासक। लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि वो घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बड़ी कुशलता से गनीमी कावा, मतलब गुरिल्ला युद्ध नीति, उसका इस्तेमाल जारी रखा, जो उनके पिता ने सिद्ध की थी। हाँ बिल्कुल। पर उन्होंने उसे सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें जरूरी बदलाव भी किए। ये सिर्फ बचाव की रणनीति नहीं थी, ये दुश्मन को लगातार उलझाए रखने, परेशान करने और स्वराज्य की रक्षा करने का एक सोचा समझा तरीका था। ये उनके फौलादी इरादे और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक सोच को दिखाता है। हाँ, और एक और बात जो इन स्रोतों से उभरती है वो ये कि उनका ध्यान सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं था। सही। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों को बढ़ावा दिया, स्वराज्य की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने की कोशिश की, और जो विदेशी ताकतें थीं, खासकर पुर्तगाली, उनसे अपनी जमीन और अपनी प्रजा की इज्जत बचाने के लिए कड़े कदम उठाए। स्रोत उनके कैरेक्टर को संयमित बताते हैं, लेकिन फैसलों में एकदम दृढ़। ऐसा लगता है कि वो हर मोर्चे पर स्वराज्य को मजबूत करना चाहते थे, मिलिट्री, कल्चरल और नैतिक भी। और अगर हम इसे जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्वराज्य की रक्षा का एक बहुत ही होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया दिखाता है। ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई भी थी। संभाजी महाराज का नेतृत्व असल में इसी बहुआयामी संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य से इस वीरगाथा का अंत बहुत दुखद रहा। हमें जानकारी मिलती है कि 1689 में संगमेश्वर के पास मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने धोखे से उन्हें पकड़ लिया। हाँ, उन्हें और उनके साथी कवि कलश को। जी, और उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया।
और यहाँ उनके चरित्र की, उनके स्वाभिमान की असली परीक्षा हुई। स्रोत बताते हैं कि औरंगजेब ने उन पर जबरदस्त दबाव डाला, इस्लाम कबूल करने के लिए, मराठा खजाने का पता बताने के लिए। उन पर भयानक अत्याचार किए गए, ऐसी यातनाएं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। उन्होंने अपने धर्म और अपने स्वराज्य के साथ गद्दारी करने से साफ इनकार कर दिया। और अंत में 11 मार्च 1689 को इन भयानक यातनाओं के बाद उनका बलिदान हो गया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये स्वराज्य और अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा थी, उसका चरम बिंदु था। बिल्कुल, और उनके इस बलिदान ने मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का काम किया। इसने मराठों में एक नई ऊर्जा भर दी, एक नया संकल्प दिया, और ये आगे चलकर मुगलों के खिलाफ उनके संघर्ष को और तेज करने का कारण बना। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी गाथा का सार क्या है? छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी हमें सिर्फ वीरता नहीं सिखाती, बल्कि साहस, ज्ञान, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा और अपने उसूलों पर टिके रहने का पाठ पढ़ाती है। एक ऐसा जीवन जो दिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं हम। इतिहास में अक्सर हम शासकों को सिर्फ उनकी जीत या हार के चश्मे से देखते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन संभाजी महाराज का जीवन एक योद्धा, एक कवि, कई भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृति के प्रत संरक्षक और अंत में एक शहीद, ये हमें नेतृत्व की परिभाषा पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। उनकी कहानी हमें स्वराज्य के विचार को सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा एक सांस्कृतिक और एक नैतिक अवधारणा के रूप में देखने के लिए कैसे प्रेरित करती है, ये सोचने वाली बात है।